गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं बच्चों आप सभी लोगों का। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार आप लोग फटाफट लाइव हो जाइए बच्चों। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आज, क्योंकि आज आप एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में सुनने और समझने जा रहे हैं जिसको हर बच्चा जानना चाहता है। और मुझे उम्मीद है आप हिटलर के बारे में बच्चों बहुत कुछ सुना भी होगा और बहुत कुछ आपके व्यक्तित्व में दिखाई भी देता होगा। ठीक, तो आज कम से कम बच्चों हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं कि आज आप एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में सुनने और समझने जा रहे हैं। चलिए फटाफट आप लोग लाइक करिए बच्चों, लाइक एंड शेयर करिए। सुहेल सिद्दीकी जी, मयंक सिन्हा, नीरज, नरेश मित्रा, बच्चों आप लोग जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास सभी ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। दिलीप पाल जी, बच्चों आप लोग लाइक एंड शेयर करिए फटाफट। अनिकेत कुमार, यस के अंसारी, सुहेल सिद्दीकी, मयंक सिन्हा, दिलीप, आशुतोष, सभी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सभी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं बच्चों? चलिए, तो आज आप एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे बच्चों जिसके बारे में हर बच्चा जानना चाहता है। ठीक है, और कहीं न कहीं जो है हिटलर में बहुत सारी निगेटिव और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी थी। दोनों चीज़ों को आपको बताऊंगा बच्चों, जो आपके लायक है आप उस चीज़ को ग्रहण करिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। मैं डॉक्टर संजय सर पिछले जो है लगभग 12 वर्षों से लगातार यूपीएससी फील्ड में बच्चों काम कर रहा हूँ और एक लंबा अनुभव रहा है इस फील्ड में वर्क करने का। और नियर अबाउट 100 बच्चों सिलेक्ट हो चुके हैं अभी तक पढ़ाने से। स्वयं एक बेहतरीन स्कॉलर रहा। मात्र 9 मंथ में बच्चों इंटरव्यू फेस किया, केवल 9 माह में इंटरव्यू फेस किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप भी कर सकते हो, ठीक है, आप भी कर सकते हो। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है इस चीज़ के लिए और एक जुनून की ज़रूरत होती है, ठीक, जो आप में भी अगर हो तो आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमारे अनुभव से करना चाहते हैं बच्चों, आप हमारे गाइडेंस में करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं आपके लिए कुछ बेटर कर सकता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर। प्लस प्लेटफॉर्म पर बच्चों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और प्लस प्लेटफॉर्म पर बच्चों आप देख सकते हैं लाइव क्लासेस, हमारी टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त बच्चों आपको मैं बता दूं कि आप अगर प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हमारी कौन कौन सी क्लासेस आपको मिलेंगी। वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट मिलेगी, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट मिलेगी और आर्ट एंड कल्चर विद करेंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री। ये 4 ऐसे कोर्स हैं जो आपको कंप्लीट वहाँ पर मिलेंगे। और क्लासेस जो होंगी वो पूरी तरह से लाइव स्ट्रक्चर्ड होंगी बच्चों और हमारे गाइडेंस में आप काम करेंगे। यहाँ पर आपका टेस्ट शेड्यूल भी होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो सब क्लियर किए जाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बच्चों आपको अगर जुड़ना है तो क्या करना होगा, अपने मोबाइल से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इसे इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस पे जाकर यूपीएससी सीएससी अपने कोर्स को सिलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कोर्सेज बच्चों आपको ओपन दिखाई देंगे, सारे कोर्सेज। अब ये कोर्स आप देख सकते हैं 1 ईयर का कोर्स, 2 ईयर का और 3 ईयर का। कोई भी कोर्स अगर परचेज करना है आपको बच्चों तो आप परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को। और यहाँ पर अगर बच्चों आप हमारे कोड का यूज करते हैं, कोड हमारा है संजय 7, ये हमारा न्यू कोड है, ठीक है, संजय 7 हमारा न्यू कोड है बच्चों। इस कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और साथ साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। 10% डिस्काउंट के साथ साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों। तो याद रखना आपको कौन सा कोड यूज करना है, संजय 7, ये कोड यूज कर सकते हैं आप। ऑप्शनल में भी बच्चों, ऑप्शनल का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, तो ऑप्शनल का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शनल का कोर्स भी बच्चों आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको संजय 7 कोड यूज करना है। इस कोड को यूज करके वहाँ भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक, इसी तरह आप बच्चों, इसी तरह जो है आप आइकॉनिक कोर्स अगर लेना चाहते हैं जिसमें अनअकैडमी आपको एक पर्सनल कोच की सुविधा देती है। आइकॉनिक कोर्स में अनअकैडमी आपको बच्चों क्या करती है, एक पर्सनल कोच की सुविधा देती है। ठीक, और यहाँ पर आप अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको हमारे कोड के थ्रू 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। संजय 7 ये कोड है, इसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ये आपका अनअकैडमी लगातार आपके साथ बेहतर करने की कोशिश कर रही है बच्चों। उन्होंने एक लाइब्रेरी की सिस्टम डेवलप किया है और यहाँ पर ये डाउट क्लियरिंग सेशन आपका होता है बच्चों। यहाँ पर जो भी डाउट्स है आप रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी पीडीएफ चाहिए आप वहाँ से जुड़ सकते हैं ग्रुप में। तो ये सारी चीज़ें अनअकैडमी आपको दे रही है। इस तरह से लाइब्रेरी का सिस्टम बच्चों
जो आपको मिल जाएगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अगर आप जुड़ते हैं तो, ठीक है। कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़, किसी भी एजुकेटर का क्लास आपको चाहिए, आप एजुकेटर के नाम को डालिए, सारे क्लास उसके एक शेड्यूल में आपको दिखाई देंगे। तो ये एक बेहतर चीज़ है कि आपको जो दिक्कतें होती थी बच्चों, बहुत परेशानी होती थी कोर्स को चेंज करने में, कोर्स को समझने में, ठीक है, तो वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और एक बार बच्चों दिल से एकदम फटाफट जो है लाइक एंड शेयर करिए, कम से कम 100 के ऊपर होने चाहिए आज। देखिए आज बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। अंकित सिंह, नरेश, कार्तिकेय, बच्चों रात भले ही बहुत है लेकिन मुझे उम्मीद है कि कम से कम 150 लोग तो अभी जग रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जितने भी लोगों के पास ग्रुप्स हैं सभी में बच्चों शेयर करिए फटाफट। शना खान वेलकम बेटा, अमर कुमार गुप्ता जी, यश के अंसारी, नेहा जी, राजन, शक्ति, राजन, सोनम, ठीक। चलिए सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों की संख्या बढ़ जाए। और एक बेहतर चीज़ आपको पढ़ाएंगे बच्चों हिटलर के बारे में आज। चलिए आते हैं कोर्स पे। कोड याद रखना आपको कि कौन सा कोड आपको यूज करना है एडमिशन के लिए। तो आज बच्चों आपको पढ़ाते हैं एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर बच्चों विश्व इतिहास में राजनीति का एक ऐसा मोहरा जिसने अपने नेतृत्व से ऐसी छाप दुनिया पर छोड़ी कि आज भी इतिहास में इसका नाम कहीं न कहीं बच्चों अमर है। और इतिहास एक ऐसी विषय है बच्चों कि जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के द्वारा याद किया जाता है। जैसे मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि गांधी अगर अपने अच्छे कर्मों की वजह से भारत के इतिहास में अपना नाम बनाए हैं, जिसकी वजह से आप उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, तो कहीं न कहीं नाथूराम गोडसे ने भी अपना नाम दर्ज किया है इतिहास में, ठीक है। बस अंतर सिर्फ इस बात का है बच्चों कि एक ने बुरे कर्मों की वजह से तो एक ने अच्छे कर्मों की वजह से इतिहास में अपना नाम बनाया। वैसा ही एक व्यक्तित्व बच्चों आज आपके सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। कहते हैं कि दुनिया में अगर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जिसमें 7 करोड़ आबादी मारी गई दुनिया की, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ हिटलर था बच्चों, ठीक है। कहते हैं हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए जो है दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों की मृत्यु का क्या बना, कारण बना, ठीक। तो इतिहास ऐसे लोगों को भी याद रखता बच्चों, लेकिन दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का होता है कि इनको सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन हाँ, इसके अंदर भी कुछ ऐसी खासियत होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने लायक होती हैं। और वो सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है बच्चों नेतृत्व, लीडरशिप। कैसे जनता को कैसे भ्रमित किया जाता है, जनता को कैसे नेतृत्व दिया जाता है, जनता की इच्छाओं को कैसे अपने ऊपर पूरी तरह से बच्चों बांध लिया जाता है। ये चीज़ अगर सीखना है तो आप हिटलर से सीख सकते हैं। जब नेतृत्व की बात आती है इतिहास में तो बाबर का नाम भी आता है, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम भी आता है, सिकंदर का नाम भी आता है। लेकिन इन लोगों ने जो नेतृत्व किया बच्चों, जो लीडरशिप किया, उससे कहीं न कहीं विश्व उतना प्रभावित नहीं हुआ जितना हिटलर के नेतृत्व से हुआ। क्योंकि हिटलर ने बच्चों कहा जाता है कि सिकंदर के माध्यम से या बाबर के नेतृत्व में या नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में भी युद्ध हुआ। उन लोगों की लीडरशिप से भी उन्होंने कहीं न कहीं अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को या अपनी साम्राज्यवादी भूख को पूरा किया, ठीक। लेकिन उनके युद्ध में सैनिक मारे गए थे। लेकिन हिटलर ने जिस युद्ध को जन्म दिया बच्चों, उसमें आम नागरिक से लेकर सैनिक सब मारे गए। और न केवल 2-4 देश बच्चों बल्कि पूरी दुनिया इनसे प्रभावित हुई। तो आइए आज ऐसे ही हिटलर के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिटलर में क्या था, क्या ऐसी चीजें थी बच्चों जिसकी वजह से हिटलर ने बहुत जल्द जो है अपने आप को क्या किया, एस्टेब्लिश किया एक ऐसे लीडर के रूप में जिसकी बातें पूरा विश्व उस समय सुनने को आतुर था, ठीक है। चलिए बच्चों लाइक एंड शेयर करते रहिए, ये नहीं थमना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। लाइक एंड शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। और हिटलर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा बच्चों। हो सकता है 2-4 क्लास इन पे और लेनी पड़े। आइए बच्चों देखते हैं। कहते हैं हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था बच्चों। कहां पर? जर्मनी में, ठीक है। कहते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जन्मदिवस बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। हिटलर का जो कार्यकाल रहा है वो 89 से लेके बच्चों 1945 तक। 1945 में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो एक बहुत लंबा काल तो इनके जीवन का नहीं रहा, लेकिन हाँ जितना रहा उतना बच्चों इन्होंने पूरी तरह से जिया।
कहते हैं 20 अप्रैल 1889 को इनका जन्म होता है एक सामान्य परिवार में, और इनकी शिक्षा बच्चों लीज नामक स्थान पे हुई थी। इनकी जो शिक्षा है, हिटलर की बात थोड़ा सा जानकारी इनको देंगे। लीज नामक स्थान पर एक स्कूल था, उसी में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पढ़ने में बच्चों बहुत विद्वान नहीं थे सचिन तेंदुलकर की तरह, लेकिन योग्यता कूट कूट कर भरी थी इनके अंदर। कहते हैं कि लीज में जब इन्होंने शिक्षा लिया और यहाँ से शिक्षा लेने के बाद बच्चों ये उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गया? ऑस्ट्रिया। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं? ऑस्ट्रिया। हालांकि ऑस्ट्रिया में ही पैदा हुए थे। उस समय ऑस्ट्रिया बच्चों साम्राज्य हुआ करता था, ठीक। और जर्मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं इससे पहले, जर्मनी के राष्ट्र बनने से पहले ऑस्ट्रिया के अधीन होता था, ठीक। लेकिन इनका जन्म जो है ऑस्ट्रिया के वान नामक शहर, सुना होगा आप लोगों ने। ये जो स्थान की अगर हम बात करें तो बान नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था हिटलर का, जो उस समय वर्तमान में कहाँ पड़ता था? ऑस्ट्रिया में पड़ता था, ठीक है। ऑस्ट्रिया में पड़ता था, ठीक। वान शहर, उसी में पैदा हुए थे बच्चों। कहते हैं कि लीज में शिक्षा लेने के बाद ये उच्च शिक्षा के लिए बच्चों कहाँ पर गया? ऑस्ट्रिया गया, ठीक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पर जाता है? ऑस्ट्रिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य था बच्चों इस विद्यालय का, जिसमें इसका एडमिशन नहीं हुआ। शायद इस विद्यालय में एडमिशन हुआ होता तो ये विद्यालय भी हिटलर के नाम से फेमस हो जाता, ठीक। जब यहाँ पर इसका एडमिशन नहीं हुआ बच्चों, तो निराश होकर ये क्या करता है, जैसे आप लोग उस समय देखे होंगे कि पोस्ट कार्ड आता था। पहले टेलीफोन मोबाइल्स इतने नहीं थे, किस दूर संचार की व्यवस्था इतनी विकसित नहीं थी, तो पहले पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय हुआ करते थे। कहते हैं जब ये विद्यालय में एडमिशन लेने में असफल रहा, तो वहीं ऑस्ट्रिया में बच्चों इसने पोस्ट कार्ड पर जो है लिखना और उस पर जो है चित्र बनाना, ठीक, ये दोनों चीज़ों का काम करना इसने शुरू किया, ठीक है। पोस्ट कार्ड लिखना, पहले जैसे आप देखे होंगे शिक्षा का विकास उतना ज़्यादा नहीं था। जैसे हिंदुस्तान में भी बच्चों आपने देखा होगा कि जब लेटर आता था औरतों के नाम, तो औरतें गांव के मोहल्ले के किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढती थी कि कोई उसके पत्र को पढ़ दे। वैसा ही एक सिस्टम जर्मनी में भी था कि चूंकि शिक्षा पूरी तरह से उस समय नहीं थी, तो जो शिक्षित होता था वो लोगों की सूचनाओं को क्या करता था? पोस्ट कार्ड पर लिखता था। और वह काम बच्चों हिटलर ने भी करना शुरू किया। लेकिन कहा जाता है हिटलर बच्चों युवा था उस समय, और ये काम करते करते जो है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आया, प्रथम विश्व युद्ध चूंकि आप जानते हैं 1914 से लेकर बच्चों 1918 तक चला। 1914 से लेकर 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध चलता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय पहली बार बच्चों ये क्या हुआ? सेना में शामिल हुआ। सेना में शामिल हो जाता है कौन? हिटलर, ठीक है। पहले विश्व युद्ध के समय ये सेना में शामिल हो जाता है, ठीक। और जब सेना में बच्चों शामिल हुआ, तो यहीं से वो बच्चों नेतृत्व की क्षमता अपने अंदर धीरे धीरे क्या करता है? अपने अंदर पैदा करना शुरू किया। और आप जानते हैं अपनी आंखों से इसने जर्मनी की हार को देखा फर्स्ट वर्ल्ड वार में। प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी बच्चों पराजित हुआ, तो जर्मनी की हार को इसने अपनी आंखों से देखा था। और जर्मनी और प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब वर्साई की संधि होना शुरू हुई बच्चों, जब फ्रांस में वर्साई की संधि हुई, उस वर्साई की संधि में जर्मनी के लोगों को अपमानित किया गया। बंदूक की नोक पर जर्मनी के लोगों से बच्चों हस्ताक्षर कराया गया। कहते हैं उस अपमान को हिटलर बच्चों अपनी आंखों से देखा था और जानता था। और इसी चीज को हिटलर क्या करेगा? उपयोग करेगा अपने राजनीतिक मोहरे के तौर पर। जब हिटलर जर्मनी का नेतृत्व लेना चाहेगा, तो इन सारी चीजों का वो क्या करेगा? उपयोग करेगा। कहते हैं कि यहीं पर बच्चों प्रथम वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद ही हिटलर ने 1918 में ही नाजी दल की क्या किया? स्थापना किया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, तो इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय बच्चों 1918 में ही हिटलर ने एक दल की स्थापना किया, जिसे कहते हैं नाजी दल। हिटलर द्वारा नाजी दल की क्या की गई? स्थापना की गई। बच्चों बहुत ही बारीकियों से समझिएगा। अभी जब इसकी विचारधारा की बात करेंगे, तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि हिटलर ने वास्तव में किस तरीके से लोगों की विचारधारा को अपनी तरफ मोड़ने का काम किया। कैसे इसने जनता को समझ पाया कि जनता के बीच कौन सी बातें हम करें कि जनता हमारी तरफ मुड़ जाएगी। कि देखिएगा, अभी जब मैं इसकी बातें करूंगा, जब इसकी विचारधारा को आपको बताऊंगा, तो आप खुद अंदाजा लगा पाओगे कि हिटलर वास्तव में कितनी बेहतर तरीके से जनता की मानसिकता को समझने की क्षमता रखता था। वह एक बेहतर वक्ता था बच्चों, ना केवल साहसी, ना केवल वीर, बल्कि बेहतर वक्ता था। और रिस्क जिंदगी में हमेशा वो लेता था।
कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे योग्य व्यक्ति भी होते हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रिस्क लेने से इतना डरते हैं कि वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था बच्चों जिसके पास कुछ न होने पर भी वो हर जगह रिस्क लेने को तैयार रहता था। ठीक है, तो बच्चों लाइक एंड शेयर करते रहिए फटाफट। अब देखिए, कहते हैं हिटलर ने जब 1918 में बच्चों इसने नाजी दल की स्थापना किया, तो इसने नाजी दल का उद्देश्य क्या तय किया था। जब इसने नाजी दल की स्थापना किया बच्चों, तो इसने क्या किया कि भाई नाजी दल का एक उद्देश्य तय किया। उद्देश्य क्या तय किया उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। पहले थोड़ी सी हम आपको परिचय बता दें नाजी दल का। जब इसने नाजी दल का निर्माण किया तो इसने नाजी दल का प्रतीक क्या तय किया। इसने नाजी दल का प्रतीक स्वास्तिक चिन्ह को बनाया। नाजी दल का प्रतीक किसको बनाया, स्वास्तिक चिन्ह को बनाया। नाजी दल का प्रतीक स्वास्तिक चिन्ह को बनाता है और इनका एक ड्रेस शेड्यूल तय करता है। इनका एक परिधान कर सकते हो हिंदी में आप, परिधान। नाजी दल का एक निर्धारित परिधान तय किया गया जो भूरे रंग का होता था बच्चों, जो भूरे रंग का होता था। कहते हैं हिटलर ने जब बच्चों नाजी दल का गठन किया तो इसने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात इसने कहा था। इसने सबसे पहली घोषणा यह किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की हार, प्रथम विश्व युद्ध की हार जर्मनी ने यहूदियों को कारण मिले। प्रथम विश्व युद्ध की हार जर्मनी को किसके कारण मिली, जर्मनी को यहूदियों के कारण मिली। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार यहूदियों के कारण मिली। ये किसने कहा, ये हिटलर ने कहा बच्चों। हिटलर ने क्यों ऐसा कहा, देखिए वो दो बातें कहता है। जैसे आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों, प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में आपको एक बात बताई जाती है, जब आप मेंस पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊंगा कि आर्यों का आगमन हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है ना। आर्यों का आगमन माना जाता है कि आर्यों का आगमन अलग अलग स्थानों से हुआ। अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग स्थान बताते हैं। कोई कहता है मध्य एशिया से, जैसे मैक्स मुलर कहता है कि जब आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। कोई कहता है उत्तरी ध्रुव से आए, कोई कहता है आर्कटिक क्षेत्र से आए, जैसे आपके दयानंद सरस्वती जी, जैसे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। तो आर्यों का हिंदुस्तान में आगमन बच्चों अलग अलग स्थानों से हुआ है। विद्वानों का ये स्टेटमेंट था, लेकिन अब जो नया रिसर्च आया उसमें ये कह दिया गया कि आर्य जो है बाहर से नहीं आए थे, बल्कि कहाँ के थे, ये हिंदुस्तान के थे। ठीक है, लेकिन हिटलर भी अपने आप को आर्य कहता है। वो कहता है कि जर्मन जाति जो है वो आर्य से आर्य जाति है। हिटलर कहता है कि जर्मन जाति जो है क्या है, आर्य है। जर्मन क्या है, आर्य है। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अतः पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जाति कौन सी है, जर्मन है। और अगर पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जर्मन है तो पूरे विश्व पर शासन करने का अधिकार सिर्फ किसको है, जर्मन को है। ये आप सोचिए कि ऐसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति जो है क्या किसी को जिंदा रहने देगा, क्या किसी भी देश को स्वतंत्र रहने देगा। वो हमेशा जर्मनी को न केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था, बल्कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहता था। वो कहता है कि जर्मनी, वो कहता है कि केवल जर्मन जाति ही एक श्रेष्ठ जाति है, इसलिए जिंदा रहने का हक और शासन करने का हक सिर्फ जर्मन जाति को है, किसी और को नहीं है। इसीलिए बच्चों वह यहूदियों को क्या करता है, पहले लोगों की नज़रों में नीचे गिराता है। और नीचे गिराने के लिए उसने क्या आरोप लगाया यहूदियों पर, उसने यह आरोप लगाया कि प्रथम वर्ल्ड वार में अगर जर्मनी हारा है तो उसका उत्तरदायी कौन है, यहूदी है। ठीक, ताकि वो चाहता था कि जर्मन जनता की नज़रों में पहले यहूदी नीचे गिरे, और जब जर्मन जनता की नज़रों में यहूदी नीचे गिर जाएंगे तब हम यहूदियों के साथ जो भी करेंगे जर्मनी की जनता उसका विरोध नहीं करेगी। और वही किया उसने बच्चों, वही किया उसने। कैसे, देखिए यहां पर उसने क्या किया कि यहां पर बच्चों तो एक काम पहले उसने किया, यहां पर नाजी दल का गठन किया। देखिए भैया बच्चों, एक चीज तो बहुत आपको बारीकी से समझना होगा कि जब कभी भी आपको लीडर बनना है तो उसका एक स्टेप होता है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कभी कि भाई आप धरातल से आए और नेतृत्व आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता बच्चों। हिटलर ने भी क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ने का काम किया था। और पहले उसने नाजी दल का गठन किया। नाजी दल का गठन करने के बाद यहूदी जाति का उसने क्या किया, अपमान किया। यहूदियों को जर्मनी की पराजय का उत्तरदायी ठहराया और जर्मन जाति का विश्वास अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया। ठीक,
अच्छा, इस चरण में उसने बच्चों 3 लक्ष्य तय किए। कहा जाता है कि जब नाजी दल का उसने गठन कर लिया, तो नाजी दल का गठन करने के बाद उसने 3 माने लक्ष्य तय किए। पहला, वर्साय संधि को समाप्त करना। क्यों ऐसा उसने क्यों कहा बच्चों? वह ऐसा लक्ष्य क्यों तय करता है, वो क्यों कहता है कि वर्साय संधि को क्या करना, समाप्त करना, ये लक्ष्य उसने क्यों तय किए? बच्चों लाइक एंड शेयर करते रहिए। विक्की वर्मा जी, मुस्कान खान, संजय सिंह, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों कि कम से कम 100 के ऊपर होने चाहिए, ठीक है? मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? आनंदराज, मुस्कान जी, जीतू शाक्या, सुहेल खान। बच्चों देखिए, आप लोग लाइक एंड शेयर करिए फटाफट, कम से कम 100 के ऊपर आज होना चाहिए। जितने भी आप लोगों के मोबाइल्स में ग्रुप हैं सब में शेयर करिए, सभी में शेयर करिए बच्चों। सोनम चौधरी, मुस्कान, संजय सोनी, अनुराधा जी, चलिए अब देखिए, कहते हैं जब हिटलर बच्चों, अभी बात करते हैं उसके वर्साय की संधि के बारे में बात करते हैं, उसके लिए परेशान ना हो आप लोग जो है। धर्मेंद्र कुमार, चलिए आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर जब उसने नाजी दल का गठन किया बच्चों, तो नाजी दल का गठन करने के बाद उसने 3 लक्ष्य तय किए। 3 लक्ष्य उसने क्या तय किया? नाजी दल का गठन करने के बाद उसने क्या लक्ष्य तय किया? पहला लक्ष्य उसने तय किया वर्साय संधि का समापन। अब इसको ध्यान से समझिएगा, वर्साय संधि का समापन। दूसरा लक्ष्य उसने तय किया जर्मन साम्राज्य की स्थापना। जर्मन साम्राज्य की स्थापना। तीसरा लक्ष्य उसने तय किया भूमि सुधार। भूमि सुधार, ये 3 लक्ष्य तय किया। अब देखिए, पहले हम इन तीनों लक्ष्यों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि वास्तव में उसने ऐसा क्यों किया। भाई ये 3 टारगेट ही उसने क्यों तय किया बच्चों? 3 टारगेट ही उसने क्यों तय किया? देखिए, जब भी आप इतिहास पढ़ोगे, हिटलर एक ऐसा व्यक्तित्व है बच्चों जिसके बारे में बहुत सारी बातें आप सुनेंगे और जानेंगे, लेकिन हाँ, कुछ क्वालिटी हिटलर में ऐसी थी, जैसे बेहद साहसी होना, निर्णय लेने की क्षमता होना, सामने वाले की बुद्धि विवेक और उसकी मने बातों को समझ पाना, ठीक है। कहते हैं इनके समय एक इतिहासकार है वैंस का नाम सुना होगा बच्चों। वैंस कहता है हिटलर कुशल मनोवैज्ञानिक था। वो कहता है हिटलर क्या है? एक कुशल मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? जो आपकी मन की बातों को क्या करे, जान सके। हिटलर के बारे में कहता है हिटलर एक कुशल मनोवैज्ञानिक है, उसकी वाणी में जादू है। वो कहता है उसकी वाणी में जादू है, वो जनता को मंत्रमुग्ध कर देता है। जब बोलता है तो जनता सिर्फ उसके चेहरे को देखती है। अब सोचिए कि भाई कितना बेहतर वक्ता हिटलर रहा होगा जिसके विषय में वैंस ऐसी बातें करता है। और उसी के समय का बच्चों, खासतौर से हिटलर का जो प्रचारक था, जो गोबल्स जिसका नाम है, गोबल्स कहता, जो स्वयं उसका पर्सनल प्रचारक था, जो हिटलर की बातों को फैलाता था जर्मनी में, गोबल्स खुद कहता है कि झूठी बात को इतना दोहराओ कि वो सत्य बन जाए। अब सोचिए कि किस थ्योरी पे हिटलर काम कर रहा था। गोबल्स कहता है कि झूठी बात को इतनी बार दोहराओ कि वो सत्य बन जाए, और कहता है कि जितना बड़ा झूठ बोलोगे जनता उतनी आसानी से उसको विश्वास कर लेगी। वो कहता है विश्वास में रिस्क तो तब होता है जब झूठ छोटा हो। जितना बड़ा झूठ बोलोगे जनता उतनी आसानी से उसको विश्वास करेगी, और झूठ बात को जितनी बार हो सके उतनी बार बोलिए। जितना ज्यादा दोहराओगे उतने आसानी से वो क्या होगा, सत्य बन जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि हिटलर की थ्योरी किस बात पे काम कर रही थी बच्चों। कहते हैं हिटलर बच्चों जब नाजी दल का गठन किया, तो नाजी दल का गठन करने के बाद वह इन 3 लक्ष्य को ही उसने क्यों तय किया? क्यों उसने वर्साय की संधि को समाप्त करने का लक्ष्य तय किया?
क्योंकि वो जानता था बच्चों, वो भी एक बेहतर कुशल मनोवैज्ञानिक था, वो जर्मनी जनता की भावनाओं को समझता था, वो जानता था कि वर्साय की संधि से जर्मनी की जनता आहत है, वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है, और अगर हम उसके इस अपमान का बदला लेने का वादा कर देंगे तो जर्मनी की जनता का विश्वास हमसे क्या होगा, जुड़ जाएगा। और इसीलिए बच्चों उसने वर्साय की संधि को समाप्त करने का जर्मनी की जनता से वादा करता है। और वर्साय की संधि बच्चों क्यों हुई थी, जरा इसके बारे में जान लीजिए। कहते हैं वर्साय की संधि के बारे में आपको बताएं तो बच्चों इसका संबंध जो है प्रथम विश्व युद्ध से है। प्रथम विश्व युद्ध जब बच्चों समाप्त हुआ, चूंकि जर्मनी हारा, जर्मनी ध्रुवीय राष्ट्र का गुट था और मित्र राष्ट्र का गुट बच्चों, मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सब थे। जर्मनी वाला ग्रुप बच्चों पराजित हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद बच्चों कहा जाता है कि वर्साय की संधि हुई। और इस संधि के तहत मित्र राष्ट्रों का पूरा उद्देश्य एक यह था कि वह जर्मनी को इतना कमजोर कर देना चाहते थे कि जर्मनी फिर से सर न उठा सके। और इसीलिए वर्साय की संधि में जर्मनी को न केवल अपमानित किया गया दुनिया के सामने, बल्कि उसको आर्थिक तौर पर, उसको सैन्य के तौर पर, राजनैतिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर जर्मनी को इतना विखंडित कर दिया गया कि मित्र राष्ट्रों ने यह उम्मीद किया था बच्चों कि जर्मनी पुनः खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र को उतना ही अपमानित करिए जितना वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि जब किसी के मौत पर बच्चों आती है तो वो सामने वाले को मरने और मारने दोनों पर उतारू हो जाता है। तो वर्साय संधि का बेहद कठोर होना भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम वर्ल्ड वार का जो परिणाम है वही द्वितीय वर्ल्ड वार का क्या है, रीजन है। जर्मनी को अपमानित किया गया, बंदूक की नोक पर जर्मनी के चांसलर का सिग्नेचर कराया गया, वहां के विदेश सचिव को बुलाकर पेरिस के वर्साय महल में बच्चों जब उसका सिग्नेचर हुआ तो इससे जर्मनी के सिर्फ वो अधिकारी ही नहीं बल्कि पूरी जर्मनी की जनता अपमानित हुई। और इस वर्साय की संधि में बच्चों कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जितनी भी आर्थिक क्षति हुई थी, जितना नुकसान हुआ था, उस सारे नुकसान का दारोमदार जर्मनी पर थोप दिया गया कि इसकी भरपाई कौन करेगा, जर्मनी करेगा। ठीक। और जर्मनी के जितने भी आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, चाहे वो राइनलैंड हो, ठीक, चाहे वो बच्चों सॉरेन क्षेत्र हो, जितने भी आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो सारे क्षेत्र बच्चों मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। यहां तक कि बच्चों जर्मनी को भौगोलिक रूप से छोटा बना दिया गया, जर्मनी को विखंडित कर दिया गया, उसके बहुत सारे क्षेत्रों को नस्ल के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र का रूप दे दिया गया। यहां तक कि पोलैंड बच्चों जो उसके पड़ोस में था, पोलैंड को जर्मनी के बीचों बीच रास्ता दे दिया गया, यानी जर्मनी की जो भौगोलिक राष्ट्रीयता थी उसको भी विखंडित किया गया, जर्मनी को बांटने की कोशिश की गई। जर्मनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब जर्मनी एक निर्धारित सीमा से बड़ी सेना नहीं रख सकता। जर्मनी की नौसेना को भी खंडित कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। जर्मनी में अनिवार्य सैन्य व्यवस्था को क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी अब जर्मनी अपने नागरिकों से ये नहीं कह सकता कि सभी लोगों को सेना में शामिल होना है, यानी वह जर्मनी अब एक बड़ी सेना नहीं रख सकता बच्चों। यानी यहां पर मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि में पूरा ये प्रयास किया कि जर्मनी को इतना कमजोर कर दिया जाए कि आने वाली कई वर्षों तक जर्मनी बच्चों खड़ा भी न हो पाए। लेकिन कहते हैं कि जब नेतृत्व हिटलर जैसा हो बच्चों, जब नेतृत्व हिटलर जैसा हो तो माटी को भी सोना कर देने वाली बात होती है, और हिटलर ने बच्चों वही किया। अपमानित जर्मनी, विखंडित जर्मनी, कमजोर जर्मनी को हिटलर ने मात्र कुछ ही वर्षों में बच्चों, यानी मात्र 20 वर्षों में उसने दुनिया को फिर से लड़ना सिखा दिया और दुनिया के सामने सर उठाकर जर्मनी खड़ा होना सीख गया। और वो किसकी वजह से, हिटलर की वजह से। और इसीलिए बच्चों कहते हैं कि यहां पर उसने वर्साय संधि के समाप्त करने का बच्चों वादा किया। उसने जर्मनी की जनता से वादा किया कि हम वर्साय की संधि को समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी की जनता इससे अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी, जर्मनी की जनता इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, इस वर्साय संधि में बच्चों वाइमर गणतंत्र कहा जाता है, जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में मित्र राष्ट्रों के सहयोग से वाइमर गणतंत्र की स्थापना की गई। अब वाइमर गणतंत्र ने ही चूंकि इस संधि पर हस्ताक्षर किया था, इसलिए जर्मनी की जनता जो है वाइमर गणतंत्र में विश्वास नहीं रखती थी, इससे घृणा करती थी वाइमर गणतंत्र से। क्यों? क्योंकि इसी गणतंत्र ने बच्चों उस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। इसलिए यहां पर लोग जो वाइमर गणतंत्र के प्रति जर्मनी की लोगों की निष्ठा नहीं थी।
और इसीलिए बच्चों हिटलर को वाइमर गणतंत्र को हटाना बच्चों क्या था, आसान था, क्योंकि जर्मनी में अभी एक वैक्यूम था प्रशासन को लेकर। कोई ऐसे नेतृत्वकर्ता की तलाश थी जर्मनी को कि जो जर्मनी के अपमान को क्या करे, वापस ला सके उसके सम्मान को, ठीक। और यहां पर वही चीज बच्चों हिटलर ने किया। अच्छा, दूसरी बात, जर्मन साम्राज्य की स्थापना, भाई जर्मनी के लोग एक जर्मनी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना चाहते थे और हिटलर ने वैसा ही वादा किया बच्चों, हिटलर ने वैसा ही वादा किया। भूमि सुधार, यानी जो जर्मनी के जिन भौगोलिक क्षेत्रों को तोड़ तोड़कर अलग अलग राज्य और देश बना दिए गए थे उसको पुनः वापस पाने का वादा करता है कौन, हिटलर। तो बताइए कि जर्मनी की जनता जो चाहती थी वैसा ही वादा हिटलर ने किया, क्योंकि हिटलर को यह पता था कि जो कमजोर नब्ज है जर्मनी के लोगों की, उसी नब्ज को उसने दबाया बच्चों। और कहते हैं कि जनता जो चाहती थी हिटलर ने वैसा ही बोला, और जिसकी वजह से हिटलर का वर्चस्व बच्चों, हिटलर की लोकप्रियता जर्मनी के लोगों में बहुत जल्दी से क्या हुई, फैल गई। लेकिन कहते हैं कि इतिहासकार कहता है कि अगर वर्साय संधि के अपमान के आधार पर हिटलर जर्मनी का लीडर बन गया तो वह बहुत पहले बन जाना चाहिए था। फिर वह 1934-36 में जाकर लीडर क्यों बना, भाई वो 1920-21 में ही बन जाता। इसका मतलब है कि और बहुत से कारण हैं जो हिटलर के उदय के लिए उत्तरदायी थे। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं कि और कौन से ऐसे रीजन है बच्चों जिसकी वजह से बच्चों हिटलर का क्या होता है, उदय होता है। आपको ये पता है कि 20 के बाद पहली बार जब वाइमर गणतंत्र के विरुद्ध हिटलर चुनाव लड़ता है बच्चों, तो यह हार जाता है और इसको जेल में जाना पड़ता है, और जेल में ही जाकर इसने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है मीन कैंप। और कहते हैं मीन कैंप में ही बच्चों ये नाजी दर्शन का उल्लेख करता है, जिस नाजी पार्टी की स्थापना किया था उसके दर्शन का उल्लेख बच्चों उसी मीन कैंप नामक पुस्तक में करता है। कहता है व्यक्ति को जब एकांत में रख दिया जाए तो कभी कभी उसे सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, और जेल में बच्चों हिटलर ने वही किया। जैसे कोविड-19 ने बच्चों आपको एक लंबा समय दिया कि आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर कहीं ना कहीं कोविड-19 ने आपको दिया। वही चीज बच्चों हिटलर को जेल में मिल गया, और हिटलर ने अपनी पुस्तक में जिस नाजी दर्शन का उल्लेख किया उस नाजी दर्शन से हिटलर की जनता बेहद प्रभावित हुई। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर हिटलर के उदय के अन्य कौन से कारण थे, किसकी वजह से हिटलर जो है एक योग्य नेतृत्वकर्ता के रूप में जर्मनी में आया। ठीक है, ठीक, चलिए देखिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग 100 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, दिनेश कुशवाहा, अभी मौर्य, वेलकम है सभी लोगों का बच्चों, वेलकम है। वेरी गुड, लाइक एंड शेयर करते रहिए, फटाफट लाइक एंड शेयर करते रहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। रिंकी, आर्या बेटा खुश रहिए। सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं हिटलर के उदय का क्या रीज़न था, क्या कारण था, अन्य कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हिटलर का उदय हुआ। बच्चों आप लोग आपस में विवाद क्यों कर रहे हो? ठीक है, सीड हाय बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए अब इसको आगे बच्चों देखते हैं, हिटलर के उदय के अन्य कारण। हिटलर के उदय के अन्य कारण। ठीक, अब ध्यान से समझना बच्चों। देखिए कहते बच्चों प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 4 करोड़ आबादी मारी गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में प्रथम विश्व युद्ध में बच्चों 4 करोड़ आबादी मारी गई। ध्यान समझिएगा। अब जब 4 करोड़ आबादी बच्चों मारी गई तो कौन मरा होगा? महिलाएं तो मरी नहीं, कौन मरा? पुरुष मरा, क्योंकि युद्ध में कौन गया था? पुरुष गया था ना। अब इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों कि एक बहुत बड़ा ऐसा तबका यूरोप में से बच्चों समाप्त हो गया जो श्रम करने के योग्य था। ठीक, जिसको जो कार्य करता था। इससे क्या हुआ बच्चों की अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर प्रभावित होना शुरू हो गई। और दूसरा इंपैक्ट इसका ये रहा कि पहली बार इससे महिलाओं को
अर्थव्यवस्था में जुड़ने का मौका मिला। पहली बार परिवार का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में आया। पहली बार अर्थव्यवस्था में काम करने का अवसर महिलाओं को मिला, क्योंकि पुरुषों की आबादी बड़े स्तर पर बच्चों क्या हो गई, समाप्त हो गई। और उसी का परिणाम आप देखेंगे कि 1918 में इंग्लैंड ने महिलाओं को मताधिकार दे दिया, 1920 में अमेरिका ने मताधिकार दे दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि महिलाएं जब पहली बार नेतृत्व करने का अवसर पाई बच्चों, तो वो क्या हो गई, जागरूक हो गई। उनको इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में हमारा भी कोई हक है, हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, और मजबूर होकर दुनिया ने उनको अधिकार दिया। लेकिन दुर्भाग्य था बच्चों ये कि बहुत बड़ी आबादी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारी गई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा, और धीरे धीरे बच्चों उत्पादन क्या हुआ, घटना शुरू हुआ, और वस्तु के मूल्य बढ़ने शुरू हुए। और आते आते मात्र 10 सालों में बच्चों वैश्विक आर्थिक मंदी दुनिया ने पहली बार देखी। वैश्विक आर्थिक मंदी पहली बार आपको बच्चों कब दिखाई दी? वैश्विक आर्थिक मंदी, विश्व की पहली आर्थिक मंदी बच्चों 1929 और 1930 में आई। और आर्थिक मंदी का मतलब समझते हैं बच्चों? आर्थिक मंदी का मतलब समझते हैं? मंदी क्या होता है? मंदी का मतलब होता है वस्तुएं तो हो लेकिन उसका खरीदार ना हो। जैसे कहते हैं ना, दुकान खोल के सवेरे से बैठ जाओ और कोई खरीदने न आए तो आप कहते हैं यार मंदी आ गई, मंदी आ गई। मंदी माने कोई क्रेता नहीं है, कोई उसका परचेजर नहीं है, ठीक। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपकी जेब खाली हो, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आपकी परचेजिंग पावर कहां से आएगी, कहां से आप वस्तुओं को खरीदने की क्षमता पैदा करोगे। इसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास मुद्रा हो। लिक्विडिटी ऑफ मनी जब तक मार्केट में नहीं होगी तब तक परचेजिंग पावर क्रिएट नहीं होगी। और अगर परचेजिंग पावर नहीं है बच्चों तो डिमांड नहीं पैदा होगी, मांग नहीं बढ़ेगी, और जब तक मांग नहीं बढ़ेगी बच्चों तब तक वस्तु की आपूर्ति भी नहीं बढ़ेगी। यानी जब उत्पादन और मांग दोनों बढ़ती हैं, मांग और आपूर्ति बच्चों जब दोनों बढ़ती हैं तो अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में होती है। लेकिन अगर केवल उत्पादन हो जाए और डिमांड न हो, डिमांड कैसे होती? क्योंकि बहुत बड़ा धन जो है बच्चों युद्ध पर खर्च हो चुका था, देश के पास पैसा था ही नहीं, तो डिमांड कहां से होगी? लोगों की जेब खाली थी, इसकी वजह से वस्तुएं बिकना बंद हो गई और वैश्विक मंदी आ गई। और जब मंदी आएगी बच्चों तो क्या होगा? गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसी मंदी में क्या हुआ बच्चों कि जर्मनी का जो किसान था वो बहुत बड़े कर्ज से दब गया। जर्मनी का किसान, अब देखिएगा यहां पर ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह हिटलर जो है जर्मनी के हर वर्ग के विश्वास को जीतता है। कैसे उसने किसानों के विश्वास को जीता, कैसे उसने बच्चों पूंजीपतियों के विश्वास को जीता, कैसे वह छोटे दुकानदारों के विश्वास को जीता, कैसे वह बड़े दुकानदारों के विश्वास को जीता। इस बात को बड़ी गौर से समझिएगा, यह राजनीति का बहुत बड़ा खेल है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहां पर हिटलर ने क्या किया, किसान बच्चों, किसान पर कहा जाता है कि किसान जो है कहां से ये दिक्कत हो गई, एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, पेज से नहीं होगा। अब देखिए किसान बच्चों क्या था, जब वैश्विक मंदी आई तो जर्मनी का किसान बच्चों काफी कर्ज में आ गया। जर्मनी के किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। देखिए बच्चों, कहते हैं जब वैश्विक मंदी आई तो जो किसान था बच्चों वो बड़े कर्ज के बोझ से दब गया, ठीक। तो किसानों का विश्वास जीतने के लिए यहां पर हिटलर ने एक बड़ा झूठ बोला और उसने कहा कि जब हम चांसलर बनेंगे तो हम क्या करेंगे कि आपके ऋणों को माफ कर देंगे, ठीक। पहला वादा उसने किया और जिसकी वजह से किसान का विश्वास जो है वो किससे जुड़ गया? हिटलर से जुड़ गया। अब जो पूंजीपति वाला वर्ग है बच्चों, देखिए कहते हैं जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग के विश्वास को कैसे जीतेगा वो?
पूंजीपतियों को साम्यवाद से बचाने का वादा किया। पूंजीपतियों को साम्यवाद से बचाने का वादा किया बच्चों। पूंजीपतियों को साम्यवाद से बचाने का वादा किया। ठीक, अब देखिए ये साम्यवाद क्या है बच्चों, ये साम्यवाद रसिया में था। ठीक, और रसिया से धीरे धीरे ये जर्मनी में भी फैल रहा था। पहले चुनाव में 80-70 सीटें बच्चों साम्यवादियों ने जीती थी। ठीक, लेकिन जब साम्यवाद होता है तो वहां श्रमिकों का वर्चस्व होता है, वहां पूंजीपतियों का वर्चस्व नहीं होता। पूंजीपतियों का वर्चस्व बच्चों पूंजीवाद में होता है। तो पूंजीपति डरा हुआ था कि अगर जर्मनी में साम्यवाद आ गया तो हमारा व्यापार जो है वो नष्ट हो जाएगा। और यहां पर हिटलर इन पूंजीपतियों का समर्थन क्यों चाहता था? हिटलर इसलिए पूंजीपतियों का समर्थन चाहता था बच्चों क्योंकि उसे बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए धन की जरूरत थी। क्योंकि जब तक ये सपोर्ट न करते हिटलर जो है चुनाव कैसे लड़ता। इसलिए उसने पूंजीपतियों को सपोर्ट करते हुए कहा कि जर्मनी में साम्यवाद नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूं। और इस विश्वास के साथ बच्चों पूंजीपतियों का विश्वास भी उसने क्या किया, जीत लिया। तीसरा, छोटे पूंजीपति, छोटे दुकानदार जो बच्चों छोटा दुकानदार था वो क्यों डरा हुआ था? छोटे दुकानदार का विश्वास उसने कैसे जीता? जो छोटे दुकानदार थे वो इस बात से डरे हुए थे कि साम्यवाद के आ जाने से हमारा राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, हमारी दुकानें सरकारी दुकानों में घोषित हो जाएंगी, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो हमारा जो व्यापार है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। छोटे दुकानदारों को खुश करने के लिए हिटलर ने कहा कि नहीं, आपका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। ठीक, और इस तरह छोटे दुकानदारों का विश्वास भी उसे मिल गया। लेकिन समस्या तब हुई जो बड़े दुकानदार थे, जो बड़े बड़े स्टोरेज होते थे, ठीक, उनको कैसे वो जीत पाता? उनके लिए उसने कहा कि आपकी दुकानों का सामाजिकरण कर दिया जाएगा। उनको प्रेशराइज किया, डराया, धमकाया कि आपकी दुकानों का सामाजिकरण कर दिया जाएगा। उस चीज से वो लोग डर गए और डर बस जो है हिटलर को सपोर्ट कर दिए। अब सोचिए कि वो धमकी भी दे रहा है और वो आश्वासन भी दे रहा है। उसकी राजनीति में दोनों मोहरे काम कर रहे हैं बच्चों, दोनों मोहरे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटे दुकानदारों को राष्ट्रीयकरण न होने का वादा किया, राष्ट्रीयकरण न होने का वादा किया। और बड़े स्टोर बच्चे, बड़े स्टोरों को सामाजिकरण की धमकी दिया, सामाजिकरण की धमकी दी। ठीक, अब देखिए वो बच्चों इन चारों चीजों से वह यहां के लोगों का विश्वास जीतने में क्या रहा, सफल रहा। ठीक, अब देखिए एक कारण अभी हमने चर्चा किया बच्चों, अभी दूसरा कारण क्या है? अभी हमने आपको एक कारण केवल बताया हिटलर के उदय में कि वैश्विक आर्थिक मंदी को किस तरह से हिटलर ने एक हथियार के रूप में उपयोग किया। किस तरह से हिटलर ने बच्चों हथियार के रूप में उपयोग किया। देखिए पढ़ाने को मैं सब पढ़ा दे रहा हूं, लेकिन वर्तमान राजनीति से इसकी तुलना करना या आपका उत्तरदायित्व है। यहां पर मैं तुलना नहीं करूंगा बच्चों, ठीक है, मैं तुलना नहीं करूंगा। वर्तमान राजनीति से तुलना करना आपका काम है, 21वीं सदी की राजनीति से। ठीक है बच्चों, लाइक एंड शेयर करिए, फटाफट लाइक एंड शेयर करते रहिए। 100 के ऊपर है बच्चों, इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप लोग कि इतनी रात को बच्चों अगर इतने लोग आप लोग देख रहे हो तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही ठीक है। चलिए बच्चों लाइक एंड शेयर करते रहिए। मयंक कुमार, चलिए देखिए बच्चों, अब दूसरा कारण हिटलर के उदय में क्या है? यहूदी विरोधी नीति। यहूदी विरोधी नीति हिटलर के उदय का दूसरा कारण, यहूदी विरोधी नीति।
हिटलर के उदय का दूसरा कारण क्या है? यहूदी विरोधी नीति। बच्चों आपको पता है कि जर्मनी में दो जातियां थी, यहूदी और जर्मन। फर्स्ट वर्ल्ड वार में बच्चों जब जर्मनी हारा तो जर्मनी के पराजित होने का सारा उत्तरदायित्व हिटलर ने किसको सौंप दिया? यहूदियों के। यहूदियों को फर्स्ट वर्ल्ड वार की पराजय का उत्तरदायी बताया जर्मनी के लोगों को। यहूदियों को फर्स्ट वर्ल्ड वार की पराजय का उत्तरदायी ठहराया। लेकिन प्रश्न बच्चों यहां पर यह है कि भाई जर्मनी की जनता क्या बेवकूफ थी कि हिटलर की कही गई बात को उसने मान लिया? आपसे के सामने यह प्रश्न आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि भाई ये बताइए कि भाई क्या जर्मनी के जाति जो है, क्या जर्मनी के लोग जो है बेवकूफ थे जो हिटलर की बातों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? बताइए क्या रीजन था इसका? इसका क्या रीजन था? अब इसको बताइए। देखिए कि भाई यहां पर कहा कि जर्मनी यहूदी विरोधी नीति, यहूदियों को फर्स्ट वर्ल्ड वार की पराजय का उत्तरदायी हिटलर ने ठहराया। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि क्या जर्मनी के लोग जो है हिटलर की इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि हिटलर ने जैसा कहा, क्या उन्होंने ऐसा क्यों स्वीकार कर लिया? उसका कारण था बच्चों, उसका रीजन था। क्या रीजन था? इसलिए क्योंकि जर्मनी में जो यहूदी लोग थे बच्चों, वह जर्मनी के सभी महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान थे। यानी राजनीति में भी ये प्रभावी थे, राजनीति में प्रभावी, राजनीति में प्रभावी। अब देखिए जब तक यहूदी राजनीति में प्रभावी रहेंगे तब तक हिटलर जो है राजनीति में अपना पद जो है महत्वपूर्ण नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि यहूदियों को जब तक राजनीति से नीचे नहीं गिराएगा तब तक वह अपने आप को राजनीति में मजबूत नहीं कर सकता। दूसरा, महत्वपूर्ण व्यवसाय यहूदियों के हाथ में थे। महत्वपूर्ण व्यवसाय, व्यापार सब यहूदियों के हाथ में थे। कला के क्षेत्र में भी यहूदी वर्चस्व में थे। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहां हर जगह बच्चों यहूदियों का वर्चस्व था। ठीक, और जो जर्मनी की जनता थी वह इन लोगों के द्वारा अपने को शोषित महसूस करती थी और इनको शोषक मानती थी। यहूदियों को जर्मनी की जनता बच्चों अपना शोषक मानती थी और स्वयं को इनसे शोषित स्वीकार करती थी। वह अपने शोषण का उत्तरदायी किसको मानती थी? यहूदियों को। अब ऐसे मौके का फायदा बच्चों हिटलर ने उठाया। हिटलर ने बच्चों इसी अवसर का लाभ उठाया और जर्मनी की शोषित मानसिकता, जो जर्मनी पहले से ही यहूदियों से नाराज है, जो जर्मनी के लोग पहले ही यहूदियों से बच्चों नाराज हैं, उसका लाभ जो है यहां पर हिटलर ने उठाया और हिटलर ने यहूदी जाति को बच्चों अपमानित किया और जर्मनी के अपमान का उत्तरदायी किसको ठहराया? यहूदियों को ठहराया। इसने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध अगर जर्मनी हारा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहूदी है। और बच्चों कहा जाता है कि यहूदी जात को बच्चों भट्ठों में पूरी तरह से झुकवा देता है। 1933 से लेकर 1938 तक बच्चों जितने यहूदी जर्मनी में थे सबको उसने क्या किया? मरवा दिया। ईंट भट्ठों में बच्चों ऐसे उनको लाखों मने झुकवा दिया, जल मने उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यानी यहां पर नस्ल के आधार पर हिटलर ने अपने वर्चस्व को स्थापित किया, नस्ल और जात के आधार पर बच्चों। और ये ये विश्व इतिहास में बच्चों कभी भी क्षम्य नहीं है। ये मानवता के पूरी तरह क्या है? विरुद्ध है। यहां पर दूसरा रीजन हमने आपको बताया। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ बच्चों? पानी यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? एक बार आप लोग थोड़ा सा कंफर्म करिए बच्चों। राखी आर्या, अफरोज, इन्फोटेक, मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो एक बार आप लोग बताएं बच्चों यहां तक क्लियर हो गया है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? शुभम सिद्दीकी, मयंक कुमार,
विकास कुमार जी, दिनेश कुमार, राखी जी, नेहा जी, अनुज, दिनेश। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन बच्चों यहाँ तक? अभी मौर्य, सब कुछ क्लियर है? बस बच्चों, हिटलर इतना क्रूर शासक, संजय जी पूछ रहे हैं हिटलर इतना क्रूर शासक राजनीति में पद पाने के लिए बच्चों, जर्मनी का शासक बनने के लिए। भैरव सिंह यादव, सब कुछ क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ें। चलिए, अब अगला कारण क्या था बच्चों, माने और भी क्या रीजन था जिसकी वजह से हिटलर का उदय हुआ? अभी देखिए, अभी तो मैं आपको हिटलर की बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। अन्य कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हिटलर का उदय हुआ? तो अगला रीजन है बच्चों हिटलर के उदय का, जातीय परंपरा। देखिए, भारत में भी बच्चों जातीय परंपरा का कार्ड बहुत खेला जाता है, आज भी आपकी राजनीति में ये बहुत हावी है बच्चों। जर्मनी का जो इतिहास है वो राष्ट्रीय नायकों से शुरू होता है। जर्मनी का जो इतिहास है बच्चों वो राष्ट्रीय नायकों से शुरू होता है, यानी जर्मनी के इतिहास को अगर उठा के देखेंगे तो जर्मनी के इतिहास में ऐसे व्यक्ति को लोगों ने स्वीकार कर लिया है जो एक नायक की भूमिका में, यानी एक बेहतर लीडर अपने आप को साबित किया। जो बच्चों जर्मनी में अपने आप को एक बेहतर वक्ता, बेहतर लीडर अपने को साबित कर पाए, जर्मनी की जनता ने उसको अपने हथेली पर रखने का प्रयास किया। और ऐसा पहला अवसर नहीं था बच्चों कि हिटलर एक ऐसा जर्मनी का नेता पैदा हुआ जो बेहतर वक्ता और बेहतर धैर्यशील और साहसी और वीर साबित हुआ। नहीं, इसके पहले भी बच्चों दो वक्ता और थे जिनका नाम है हेहेस्टोन और हायहेनजोएलर्स। देखिए, इसके पहले भी बच्चों हेहेस्टोन, हेहेनस्टोन और नंबर 2 हायहेनजोएलर्स, हायहेनजोएलर्स। और हिटलर बच्चों तीसरा था। हिटलर क्या था? तीसरा। ठीक, हिटलर क्या था? तीसरा था। यानी ऐसा नहीं था कि जर्मनी में एक नया ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो ओजस्वी भाषण देता था, जनता की भावनाओं को समझता था, ठीक है, जिसमें धैर्य था, जिसमें साहस थी, जिसमें ऊर्जा थी। ऐसा नहीं था कि जर्मनी की जनता ने पहले ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका नाम हिटलर था। नहीं, जर्मनी में ऐसा और भी हो चुका था बच्चों। ऐसे अन्य दो और नायक पैदा हुए थे जिन्होंने जर्मनी का नेतृत्व अपने हाथों में सिर्फ अपने भाषण से, अपने लीडरशिप के गुण से ले लिया था। तो हिटलर ने अगर ऐसा किया बच्चों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जर्मनी की जनता ऐसे लोगों को पसंद करती थी, जैसे आज की भारतीय जनता हमारे माननीय मोदी जी को पसंद करती है। ठीक, तो उनमें कहीं न कहीं लीडरशिप के गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, हम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आइए, स्वयं हिटलर का व्यक्तित्व बच्चों इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल है। स्वयं हिटलर का जो अपना व्यक्तित्व, कहते हैं जैसे मगध का उत्कर्ष आप पढ़ते हो तो मगध के उत्कर्ष के लिए बहुत सारे कारण रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। ठीक, बहुत सारे कारण उसके लिए क्या थे? उत्तरदायी थे। भाई, मगध का गंगा के किनारे स्थित होना, मैदानी क्षेत्रों में होना, उपजाऊ क्षेत्र का होना, नदियों से घिरा होना, खनिज संसाधनों से प्रचुर मात्रा होना, हाथियों का उपयोग करना, जंगलों का उपयोग करना, लाख जो है मगध के उत्कर्ष में बहुत सारे कारण हो। लेकिन बच्चों, मगध के जो शासक थे उनका व्यक्तिगत योग्य होना बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा उत्तरदायी था। कहते हैं ना कि हर योग्य पिता की संतान योग्य नहीं होती बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि योग्य पिता की संतान योग्य हो। तो जर्मनी में चाहे जितनी भी बुराइयां रही हो, चाहे जितनी भी ऐसी परिस्थितियां रही हो कि कोई भी योग्य व्यक्ति लीडर बन सकता था, वो सब अपनी जगह है। लेकिन हिटलर की जो अपनी व्यक्तिगत योग्यता थी बच्चों, वह अपने आप में कुछ डिफरेंट थी। जैसे हिटलर में कुछ बड़ी अच्छी चीजें थी, उसके बारे में आपको बताता हूं बच्चों। एलन वुड नामक एक इतिहासकार है, एलन वुड, जिसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है बच्चों हिटलर ए स्टडी टेनेटिव।
हिटलर ए स्टडी टेनेटिव, ये किताब है बच्चों, ये बुक है। इस बुक में ये एलन बुल्ड की बुक है बच्चों, एलन बुल्ड की। इस बुक में उसने हिटलर की गुणवत्ता को बताया है, हिटलर की व्यक्तिगत क्षमता को उसने बताया है। एलन बुल्ड ने, उसने क्या कहा बच्चों, उसने कहा है कि हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था बच्चों जो अपने प्रतिस्पर्धियों की कमजोरी को बेहतर तरीके से समझ लेता था। आज भी राजनीति में बच्चों नेता वही बन पाता जो अपने विपक्ष की कमजोरी को बेहतर तरीके से क्या करे, समझ सके। तो एलन बुल्ड साहब कहते हैं हिटलर में सबसे बड़ी योग्यता जो ये थी कि अपने प्रतिस्पर्धी, अपने विरोधी की कमजोरी को क्या करे, समझ ले। और इसीलिए बच्चों पहली बार जब हिटलर नाजी पार्टी से चुनाव लड़ा तो वो पराजित हो गया, लेकिन जब दूसरी बार बच्चों वो चुनाव लड़ा तो आसानी से चुनाव को जीत गया, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी खासियत थी वो अपने प्रतिस्पर्धियों यानी विरोधियों की मानसिकता को समझना, कि वो सामने वाला क्या सोच रहा है। जिस दिन आप इस बात को समझना सीख लोगे बच्चों, उस दिन इंटरव्यू में कभी फेल नहीं होंगे। दूसरी बात इसी किताब में कही गई है एलन बुल्ड के। एलन बुल्ड साहब कहते हैं कि हिटलर न केवल प्रतिस्पर्धियों की कमजोरी को समझने की क्षमता रखता था, बल्कि जो उसके सामने समस्याएं उपस्थित होती थी उन समस्याओं का सरलीकरण भी बड़े आसानी से कर देता था। कैसी भी समस्या हो, कभी उससे डिगता नहीं था, कभी हतोत्साहित नहीं होता था, कभी डिप्रेस नहीं होता था, और हर समस्या का सरलीकरण उसके सामने, उसके पास उपस्थित था। बच्चों जर्मनी में था क्या, जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, जर्मनी में था क्या? न जर्मनी के पास सेना थी, न जर्मनी के पास उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी, न जर्मनी के पास उसका अपना भौगोलिक क्षेत्र था, कुछ नहीं था जर्मनी के पास प्रथम विश्व युद्ध के बाद। लेकिन सिर्फ जो है हिटलर बच्चों अपनी योग्यता के दम पर जर्मनी को वो सब कुछ दे दिया 20 सालों में, जिसके दम पर जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र बन सकता था। लेकिन दुर्भाग्य था कि उसने कहीं न कहीं कुछ ज्यादा, कहते हैं उसकी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा ने जर्मनी को युद्ध की तरफ ले गया। तो बच्चों जो जर्मनी को वो देना चाहता था, दुर्भाग्य से जर्मनी को वो दे नहीं पाया बच्चों। तीसरी जो उसकी सबसे बड़ी खासियत एलन बुल्ड बात करते हैं, तीसरी जो सबसे बड़ी बात उसकी बच्चों है वो है उसकी हिम्मत। एलन बुल्ड साहब कहते हैं कि जोखिम लेने की हिम्मत हिटलर जैसी किसी में नहीं थी। रिस्क, कहते हैं जिंदगी बच्चों हमेशा रिस्क पे होती है, और हिटलर जो है पूरे लाइफ में हमेशा रिस्क पे ही अपनी जिंदगी को जिया। तो जोखिम लेने की हिम्मत जो है हिटलर जैसी किसी व्यक्ति में नहीं थी। और ये वो चीजें थी बच्चों जो आम लीडर में या किसी आम व्यक्ति में आप नहीं पा सकते, और ये वो गुण थे जिसकी वजह से हिटलर जो है अपनी व्यक्तिगत योग्यता को दुनिया के सामने साबित कर सका। देखो बेटा, आत्महत्या तो वो तो अलग बात होगी, वो अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो आप हिटलर के बारे में कुछ नहीं जान पाए हो। भाई हिटलर ने क्यों आत्महत्या किया, मुसोलिनी का क्या परिणाम हुआ, मुसोलिनी की हत्या को देखकर हिटलर डर गया था या उसने ऐसा क्यों हुआ, ये तो बहुत दूर की चीज़ है। ठीक है, ये तो बहुत दूर की चीज़ है। लेकिन बच्चों टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन कुछ बातें और कहना चाहेंगे आपको, चूँकि गुड मॉर्निंग कहने का समय आ गया है, 12 बज चुका है। और हिटलर एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो 1 घंटे में समाप्त तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जाते जाते हिटलर की घोषणा की चर्चा कर देते हैं बच्चों, क्योंकि हर नेता जो है घोषणा जरूर करता है। ठीक, क्योंकि बिना घोषणा के बच्चों कोई व्यक्ति जो है नेता नहीं बन सकता। ठीक है, हिटलर ने क्या घोषणा किया जर्मनी के लोगों के लिए? भाई आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन जब तक अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करोगे जनता के सामने, तो जनता आपको जानेगी कैसे? हिटलर ने जर्मनी के लोगों के लिए क्या घोषणा किया बच्चों? हिटलर ने जर्मनी के हर उस वर्ग का विश्वास जीतने का प्रयास किया जिसकी वजह से वो मजबूत बन सकता था, और उसके लिए उसने वो प्रयास किया बच्चों, चाहे वो झूठ हो चाहे वो सही हो। हिटलर ने जो पहला काम किया, क्योंकि जर्मनी के लोग साम्यवादी विचारधारा से डरे हुए थे, इसलिए उसने पहला वादा किया
कि हम साम्यवाद का दमन करेंगे, क्योंकि जर्मनी के लोग पूंजीवाद चाहते थे बच्चों, तो ये साम्यवाद का दमन करने का वादा करता है, साम्यवाद का दमन करेंगे। और पूरी जर्मनी बच्चों इस समय गरीबी बेरोजगारी से जूझ रहे थे, तो इसने दूसरा वादा ये कर दिया कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और युवाओं का दिल जीत लिया। बेरोजगारों को हम क्या करेंगे, रोजगार देंगे। किसानों के संदर्भ में बच्चों इसने बड़ी अच्छी बात कहा कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों के कर्ज को माफ करने का वादा करता है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, उपभोक्ता के लिए, चूंकि वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़े हुए थे, महंगाई अपने चरम पर थी, हर उपभोक्ता अपने आप को उत्पादक से शोषित महसूस करता था। जैसे आजकल हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो 70 रुपया केजी आलू है, तो हमको ये लगता है किसान बड़ी महंगे दाम पर आलू को बेच रहा है, हम किसान को अपनी नज़रों में दोषी मान लेते हैं या व्यापारी को अपनी नज़रों में दोषी मान लेते हैं। तो यहाँ भी बच्चों हमारे लिए हिटलर ने क्या कहा, उपभोक्ताओं को उत्पादक से मुक्ति देंगे, उपभोक्ताओं को उत्पादक से मुक्ति देंगे, उपभोक्ता को उत्पादक के शोषण से बचाएंगे, उत्पादक के शोषण से बचाएंगे। अब सोचिए, ये वादा तो बच्चों एकदम झूठा था। कैसे बचाओगे भाई, आप इनको तो नाराज करोगे ना, उत्पादक को। छोटे व्यापारी मुनाफाखोरों से परेशान थे, छोटे व्यापारियों को कहता है कि मुनाफाखोरों से बचाएंगे, छोटे व्यापारी को मुनाफाखोरों से बचाएंगे। मुनाफाखोरों से बचाएंगे। हिटलर हर वो चीज बच्चों, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करता है और बड़े स्तर पर सेना में इनकी भर्ती कर दिया, चलिए मरिए, चलिए मरो, ठीक है। तो हर वर्ग को वो संतुष्ट करने की कोशिश करता है, झूठी सही बच्चों, लेकिन किसी के विश्वास को उसने जीतने से छोड़ा नहीं बच्चों, हर वर्ग के विश्वास को जीतने की उसने कोशिश किया। अब मुझे ये बताइए कि क्या जर्मनी के लोगों ने हिटलर को अपना नेतृत्व देकर एक जुआ खेला था? क्या जर्मनी के लोगों का अपमान जो है उनकी जिंदगी से ज्यादा बहुमूल्य था? क्या हिटलर जर्मनी का अगर शासक न बनता तो क्या द्वितीय विश्व युद्ध न होता? क्या हिटलर जर्मनी को जो देना चाहता था क्या वो जर्मनी को दे पाया? ये बहुत सारी बातें बच्चों। और दूसरी नाजीवाद क्या है, नाजीवादी विचारधारा क्या है बच्चों, और फांसीवाद से कैसे नाजीवाद डिफरेंस है। मुसोलिनी और हिटलर दोनों का उदय तो समकालीन था, लेकिन क्या दोनों समान परिस्थितियों में पैदा हुए थे? नहीं बच्चों, दोनों समान परिस्थितियों में तो नहीं पैदा हुए थे, लेकिन फांसीवाद और नाजीवाद दोनों की विचारधाराओं में लगभग समानता दिखाई देती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंस कैसे है। बहुत सारी बातें बच्चों जिसको अभी जानना है, लेकिन चूंकि टाइम कम है, सुबह होने जा रही है, ठीक, आप लोगों को भी सोना होगा, ठीक। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार देखकर बच्चों, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इतनी रात्रि को जग रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन ये क्लास कोशिश करेंगे हम इसको 2-3 संडे इसको कंटिन्यू करते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको 2-3 संडे कंटिन्यू करते हैं और हिटलर मुसोलिनी दोनों के नाजीवाद, फांसीवाद और हिटलर मुसोलिनी दोनों को बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, और सभी को शुभ रात्रि हमारी तरफ से। और बच्चों आपको पता है कि अभी हमारा कोड जो है वो नया हो चुका है, तो जो बच्चे आज भी गलतियां कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने में, वो याद रखें कि कोड हमारा बच्चों संजय 7, ये हमारा कोड है जिसका यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, इस कोड का यूज कर सकते हैं। और जिनको भी बच्चों कोई दिक्कत है, अंकित सिंह थैंक यू आपको। तो अगर आप लोगों को बच्चों ये टॉपिक ठीक लगेगा तो आगे आने वाले संडे को फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मयंक कुमार जी, जैसा भी आपको अगर कांटेक्ट करना है या बात करना है बच्चों
तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया होगा, उसमें आप हमारे प्रोफाइल पे जा सकते हैं और प्रोफाइल पे जाके आप मैसेज बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं हमसे, जो भी कहना हो आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी हमसे बातें करना है आप वहाँ पर जाके बातें कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जीतू साक्या, क्या प्रश्न है आपका? मयंक कुमार, थैंक यू बेटा मयंक, थैंक यू इसके लिए। मयंक आपको अगर कुछ कहना है तो आप लिंक पे जाकर प्रोफाइल पे चले जाइए, वहाँ पे आप मैसेज बॉक्स में जो भी बात करना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भैरव जी, ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, समालोचना, अच्छा परीक्षण, जीतू साक्या आपका क्वेश्चन बेटा, ठीक है मैं इसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अभी तो क्लास फिनिश हो गई है, नेक्स्ट टाइम इसको आप रखिएगा। ठीक, थैंक यू सभी को।